नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके कैंपस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है उसका आधारभूत ज्ञान, और हम जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। फ्रेंड्स, हम किसी भी स्थान को अर्थ पर पहचानते हैं या किसी स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है, यह संभव हुआ अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आइए समझते हैं सबसे पहले दोस्तों कि हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अक्ष, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरीके से 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। इसी तरीके से दोस्तों फिर हम बात करेंगे विषुवत वृत्त पर, यानी कि विषुवत वृत्त होता क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएँ, यानी कि लैटिट्यूड लाइन्स होती क्या हैं, और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जैसे कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते क्या हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। उसके बाद फिर हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बारे में फिर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं और समय, यानी कि जीएमटी होता क्या है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम का मीन्स क्या है और ये किस तरीके से शो करती है देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों मानक समय रेखा, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अक्ष क्या होता है। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे कहते हैं हम अक्ष। एक सुई जो कि ग्लोब में यानी कि पृथ्वी पर झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे कहते हैं हम अक्ष। आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे इमेज के माध्यम से एक सुई जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को दोनों को मैच कर रही है, दोनों को मिला रही है। एक ये सुई थी जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को दोनों को मैच कर रही थी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ग्लोब में वे दूरबीन जिनसे होकर सुई गुजरती है उन्हें हम दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं विषुवत वृत्त क्या होता है। तो एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, इसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। यानी कि एक ग्लोब पर एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे कहते हैं दोस्तों हम विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर वाले आधे भाग को दोस्तों हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और पृथ्वी के दक्षिण वाले आधे भाग को हम कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। ये दोनों आपस में बराबर के भाग होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैटिट्यूड लाइन, यानी कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को हम अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के मिड से होकर जा रही है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट रही है विषुवत वृत्त, यानी कि विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा जिसे भी कहते हैं हम दोस्तों, 0 डिग्री लाइन भी जिसे कहते हैं, या फिर इक्वेटर लाइन भी जिसे हम कहते हैं, तो वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसके समांतर ध्रुवों तक और जाने वाली इसके समांतर ध्रुवों तक जाने वाली जो रेखा है उसे हम कह रहे हैं अक्षांश रेखा, यानी कि लैटिट्यूड लाइन्स। यानी कि दोस्तों जो रेखाएं पृथ्वी पर ऐसे लेटी हुई अवस्था में है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को अंशों में मापा जाता है, यानी कि अंश में मापा जाता है अक्षांश रेखाएं। जैसे दोस्तों कर्क रेखा हो गया जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं, यानी जो उत्तर में स्थित सभी अक्षांश रेखाएं हैं उसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी जो समांतर रेखाएं हैं उसको हम कहते हैं दक्षिण अक्षांश। आइए दोस्तों अब कुछ हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की। यहाँ पे इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा पृथ्वी के जो मध्य से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी की एकदम मिड से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा को दोस्तों हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड लाइन। दोस्तों पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर जाने वाली रेखा को दोस्तों हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर जाने वाली रेखा को, और इसी तरीके से पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, यानी कि आर्कटिक रेखा। अब हम बात करें अगर दक्षिण गोलार्ध की, तो पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न TOC का मतलब दोस्तों 2 है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरीके से दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री होकर जाने वाली रेखा को कहते हैं हम अंटार्कटिक रेखा, यानी कि अंटार्कटिक सर्किल। अब दोस्तों आइए हम आगे बात करते हैं।
सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है। जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, जिसे हम दोस्तों विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन भी इन्हें कहा जाता है। ये रेखाएं पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती हैं, एक भाग उत्तरी गोलार्ध और दूसरा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दोस्तों होती है 111 किलोमीटर। कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दोस्तों कर्क रेखा कहते हैं, जिसे हमने पहले ही चर्चा किया एक इमेज के माध्यम से कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को दोस्तों इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अक्षांश रेखाओं की मदद से किसी स्थान की स्थिति को समझने में मदद मिलती है, साथ ही इनके द्वारा किसी स्थान की जलवायु की भी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध होते क्या हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इमेज के माध्यम से समझते हैं, फिर हम विस्तृत चर्चा करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। दोस्तों आपको यहाँ पे इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसमें पृथ्वी इस पे ग्लोब में सूर्य जो होता है वो वर्ष में कभी ना कभी सिर पर ठीक सीधे चमकता है, सिर पर ठीक ऊपर चमकता है। तो ये जो रीजन होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो रीजन होता है, ये पूरे वर्ष भर गर्म होता है, ये गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्म रीजन यही होता है। इसलिए दोस्तों इसका नाम रख दिया गया उष्णकटिबंध। ताप कटिबंध हम पढ़े पृथ्वी के, तो सबसे पहला दोस्तों हम पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ था दोस्तों, तो 23.5 नॉर्थ यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं दोस्तों हम इसे। अब हम बात करें दोस्तों उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्किल, उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो रेखा है दोस्तों, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये क्या होता है दोस्तों, मध्यम तापमान यहाँ का होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है उसकी किरणें तिरछी पड़ती है, या फिर जो सूर्य की किरण होती है वो कभी भी पूरे वर्ष के दौरान कभी भी सिर के ऊपर नहीं पड़ती, सिर के ठीक ऊपर नहीं होती। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ का जो तापमान होता है यानी कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच का जो तापमान होता है वो मध्यम होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया दोस्तों उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। वैसे इस क्षेत्र को कहते हैं इंग्लिश में हम टेम्परेट जोन यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन कहेंगे दोस्तों, हम इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तरी शीत कटिबंध की, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर ध्रुव तक यानी कि उत्तरी ध्रुव तक यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ठंड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य होता है वो क्षितिज के भी नीचे पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो रीजन होता है यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे पूरे वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है उत्तरी शीत कटिबंध यानी कि नॉर्थ पोलर रीजन। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की। मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यानी कि दक्षिण ध्रुवित का क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती है कभी भी वर्ष में सीधी नहीं पड़ती, यानी कि जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं यहाँ पर तिरछी होती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान जो होता है दोस्तों वो मध्यम होता है, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध साउथ टेम्परेट जोन। अब दोस्तों हम बात करें अगर दक्षिणी शीत कटिबंध की, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिण ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर दोस्तों पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का तापमान होता है दोस्तों, जो सूर्य होता है उसकी किरणें क्षितिज से भी नीचे होती है, क्षितिज से भी नीचे होने के कारण यहाँ पे पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया दक्षिणी शीत कटिबंध यानी कि साउथ पोलर जोन। आइए दोस्तों बात करते हैं लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया दोस्तों उष्णकटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। अगर हम आगे बात करें तो कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य होता है कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता, यानी कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें दोस्तों तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले इस क्षेत्र का जो तापमान होता है दोस्तों काफ़ी मध्यम होता है, इसलिए इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन। अब दोस्तों अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी दक्षिण ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य होता है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं पोलर रीजन यानी कि शीत कटिबंध। अब हम बात करते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं की यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन्स। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के दोनों भौगोलिक ध्रुव कौन कौन से दोस्तों, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच खींची गई
काल्पनिक रेखाओं का समूह होती है। जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी के दोनों भौगोलिक ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाओं का समूह है। ये रेखाएं एक दूसरे की लंबवत होती है। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ध्रुवों पर ये आपस में मिल जाती हैं। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। तो देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा दोस्तों, तो इनका आकार जो होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है। देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिलकर ग्रिड का निर्माण करती हैं। देशांतर और अक्षांश रेखाएं, अगर ये देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों और ये अक्षांश रेखाएं, तो ये ग्रिड का निर्माण करती हैं, जो होती हैं देशांतर और अक्षांश रेखाएं। अक्षांश होती है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो शिरोबिंद लंबाइयों में एक समान होती है। यानी कि देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है एक समान होती है। जब हम विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होगी वो धीमे धीमे कम होती जाएगी। जो सबसे ज़्यादा अक्षांश रेखाओं की दूरी होती है दोस्तों एक दूसरे के बीच में, वो 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के बीच में होती है। अक्षांश रेखाओं की सबसे ज़्यादा दूरी 0 डिग्री देशांतर को, जो कोई इंग्लैंड में ग्रीनविच स्थान से होकर जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है, उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT जिसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT माना जाता है। इस रेखा से पूर्व में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतर को हम पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतर को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। सामान्यतः पूर्वी देशांतर को कैपिटल ई से और पश्चिमी देशांतर को कैपिटल W यानी कि E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट द्वारा निर्देशित किया जाता है। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात एक अंश देशांतर घूमने में 4 मिनट समय लेती है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक अंश देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी एक अंश देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 15 अंश घूमने में कितना मिनट लेगा दोस्तों? तो 15 यानी कि 15 × 4, 15 4 60 मिनट, यानी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, यानी कि 50 डिग्री घूमने पर पृथ्वी 1 घंटा समय लेती है। आइए दोस्तों बात करते मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा यानी कि मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह रेखा इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के निकट स्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों, इलाहाबाद से रेखा गुजर रही है। अगर दोस्तों बात करें हम किन किन राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से, यानी कि 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक मध्याह्न रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे हम। नैनी नामक स्थान से गुजरती है इलाहाबाद के मानक मध्याह्न रेखा। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे रहता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी, कभी कभी एग्जाम में स्पेसिफिक वर्ड पूछे जाते हैं कि गोरे किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक जो दूरी होती है दोस्तों भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या है 360। ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर NCERT का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।